हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिवीजन टिप्स तो मैं आपको देती रहती हूँ। आज की क्लास बेस्ड है कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट? तो एग्ज़ाम कैसे आप देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो देर आर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको सभी एग्ज़ाम्स में सेम ही होती हैं, क्योंकि पास तो हमें सभी एग्ज़ाम्स में होना है, कोई भी दे रहे हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला पॉइंट है रीड करना। रीड करें हर एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली एंड मेक श्योर यू आंसर ओनली व्हाट इज़ आस्क्ड। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, और आपने अपने एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको मार्क कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। जैसे मैं वर्ड्स को सर्कल कर रही हूँ। टेक नोटिस ऑफ बोल्ड प्रिंट वर्ड। अगर क्वेश्चन में कोई जगह पर बोल्ड हो रखा है ना, उसको तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहीं से कोई हिंट मिल रहा होगा या वहीं से कोई आपको पॉइंट मिल रहा होगा जिसके ऊपर अमेंडमेंट होगी या जिसके ऊपर कोई ट्रिकी चीज़ होगी जिसके ऊपर वो आपको घुमाएंगे। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि वो चाहते हैं आप उस पॉइंट पे फोकस करें, या तो आपको कंफ्यूज करने के लिए या हिंट देने के लिए। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई और ऑप्शन होगा नहीं। क्योंकि देखिए, आप खुद सोच के देखिए, या तो आपको कंफ्यूज करेंगे उस बोल्ड पॉइंट को दिखा के, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ यार, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा है नहीं आंसर में और मुझे इससे कंफ्यूज नहीं होना। या फिर आपको देखना है कि हाँ यार, ये कोई हिंट तो नहीं, और हिंट है तो फिर उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट होगा वेयर इट मे बी ईजी टू मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉइंट इसीलिए कर रहे होंगे, आपको गलत फहमी भी हो सकती है उस पॉइंट से, राइट? तो आपको बहुत ध्यान से रखना है कि वो आपके फ़ायदे की बात है कि आपके लिए नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट से वो आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, चेक व्हाट द कमांड वर्ड्स, क्या क्या चीज़ों को कमांड डाली गई है। जैसे कि कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करे गए हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन कर दिया, जैसे कोई साल अंडरलाइन कर दिया, कोई टर्नओवर अंडरलाइन कर दी, है ना, किसी का नाम अंडरलाइन कर दिया, स्टेटस अंडरलाइन कर दिया, तो उससे समझ जाओ स्टेटस है तो अच्छा एनआरआई है या रेजिडेंट है। रेजिडेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, एनआरआई के हिसाब से सोच रहे हैं। कोई टर्नओवर है, अरे भाई वही कहीं 18-19 की टर्नओवर नहीं है 400 करोड़ के हिसाब से, उसके ऊपर रेट 30 लगेगा, कम लगेगा, ये ऐसे करके अंडरलाइन इट, है ना। एंड मेक श्योर यू डू इट व्हाट इट सेज, जो भी कमांड है। जैसे स्टेट मतलब बताना, सिर्फ स्टेट करना, अंदर का डिटेल नहीं बताना। डिस्क्राइब में अंदर का बताना। एक्सप्लेन मतलब आप क्या सोचते हो। इवैल्यूएट उसको इवैल्यूएट करके बताइए कि ये सही है कि नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड्स। ठीक है, उसके नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कमांड वर्ड इज एट द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन सी हो सकती है। मेक श्योर यू नो व्हाट ईच कमांड वर्ड मीन्स। अब मैंने आपको बताया ना, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में स्टेट का मतलब डिस्क्राइब का, स्टेट मतलब सिर्फ बताना, डिस्क्राइब अंदर बताना, एक्सप्लेन मतलब डिटेल में बताना, और इवैल्यूएट मतलब उस सिनेरियो से आप अपनी प्रोविजन को मिलाएंगे और बताएंगे सही है कि गलत, राइट? ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अंडरलाइन एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पढ़ते समय उन सभी चीज़ों को अंडरलाइन या सर्कल, कुछ भी याद रखिए, अंडरलाइन करना या फिर सर्कल करना आप अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए बिल्कुल कहीं पेपर में झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मार्क करें अपने लिए। ठीक है, कोई कीवर्ड है, कोई नंबर है, कोई टाइम है, हम तो ऐसे ही करते थे, क्वेश्चन पढ़ रहे होते थे, उस पर्सन का स्टेटस मार्क कर लेते थे, वो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिविजुअल है, कौन से साल की कैलकुलेशन करनी है उस साल को मार्क कर लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टैक्सेबल इनकम पूछी है, टैक्सेबल इनकम मार्क कर लो। टैक्स पूछा है, टैक्स मार्क करो, है ना। अमेंडमेंट पूछी है, उस अमेंडमेंट को मार्क कर लो। तो जो जो पूछा है उसको मार्क करते जाओ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इफ़ यू गेट स्ट्रक ऑन अ क्वेश्चन। ये सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्ट्रक हो जाते हैं ना, सारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं करना, ऐसे हम भी करते थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में जब हमारे अटेम्प्ट्स लगने लगे उसके बाद हमने ये टिप्स रियलाइज़ करी कि हाँ भाई, ऐसा नहीं करना। जो आता है पहले उसे अटेम्प्ट करिए, चाहे आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी, आपको सिर्फ ए बी आता है, सी नहीं आता, स्ट्रक हो गए आप, अटकिए मत, सिर्फ ए बी करके उसके लिए पेज छोड़िए और आगे मूव ऑन करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करते जाइए जितना जितना आता है। फिर एंड में जो जो पेजेस आपने छोड़े थे, जो जो पार्ट आपने छोड़े थे, जितना भी आपके समझ में एनालिसिस में आ रहा है, उस वक्त याद आ रहा है और आपको जितना पता है उसके बारे में, फिर लिख कर आइए, छोड़िए मत, है ना। तो हमें पूरा टाइम यूज़ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। तो इसलिए इफ़ यू गेट स्टक, मूव ऑन, आगे बढ़िए, देन गो बैक एट द एंड। एंड में हम सोचेंगे उसका क्या करना है जो हमने छोड़ा है, पर पहले जो आता है उसे करिए। फिर थर्ड, चेक द नंबर ऑफ मार्क्स। अब ये मत करिएगा, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएगी, अगर कोई 2 मार्क्स का है और आप उस पर 4 पेज लिखा है, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ध्यान से देखिए, 4 पेज लिखने के लिए आपने कितना टाइम वेस्ट किया होगा, 30 मिनट्स तो लगाए होंगे, और 2 मार्क्स का है वो, और आपने 2 मार्क्स पे 30 मिनट्स लगा दिए, और बाकी का पेपर 98 मार्क्स का,
वो कब करेंगे? तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आप मार्क्स को ज़रूर ध्यान दें, ईच क्वेश्चन की वर्थ कितनी है, एंड राइट इनफ टू गेट देम, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम राइटिंग टू मच फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला कि आप बहुत ध्यान से रखिए। पर अब तो चलिए बहुत अच्छी चीज़ ले आए हैं ICA वाले MCQ, क्योंकि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए वो MCQ पूछ लेते हैं। उसमें सिर्फ एनालिसिस करना होता है और आंसर टिक करना होता है। बट वो जो केस स्टडी एनालिसिस होते हैं ना, केस स्टडी बेस्ड होते हैं, वो ऐसे ही ट्रिकी होते हैं। वो आपको ना एक रफ साइड पे अपने कोई शीट पर या फिर उसी शीट पर क्वेश्चन पेपर पे आपको स्पेस दी होगी, वहीं पे आपको सॉल्व साथ साथ करते रहना होगा। वो आप ये नहीं सोच सकते रीड किया और आंसर हो गया। वो एनालिसिस बेस्ड होता है, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व साथ साथ करने पड़ते हैं। तो साथ साथ पढ़ते जाइए, साथ साथ उसकी वर्किंग बनाते जाइए और सॉल्व करिए, और फिर आंसर देखिए कि आपका आंसर कहाँ बैठ रहा है सही सही। जो सा भी पार्ट है फिर वो आंसर आपका सही होने वाला है, राइट। तो ऐसे करना है आपको। 4th पॉइंट, आंसर एवरी क्वेश्चन एंड इवेल्युएटेड गेस इज ऑलवेज बेटर देन अ ब्लैंक स्पेस, राइट। अगर हाँ, वो इवेल्युएटेड नहीं, सॉरी, एडुकेटेड गेस, एडुकेटेड। अब आप ध्यान से सोचिए, आपने क्वेश्चन करे हैं और आपने किसी किसी की जगह छोड़ दी, तो अगर आपने स्पेस ब्लैंक छोड़ा है ना, तो कुछ नहीं आता, समझ लिया जाएगा। अगर आपने उसमें कुछ भी लिखा है, कुछ भी, कोई प्रोविजन, कोई नंबर्स, कोई कैलकुलेशन करके भी आए हो, तब भी एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ यार इसको कुछ तो आता था, कुछ तो गैस मारा। तो इसीलिए अपना जो भी आपको सही लगता है उस वक्त, वो हमेशा बेटर होता है एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के आने के। कभी ब्लैंक स्पेस में छोड़िए। अरे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं भाई, 3 घंटे पूरे यूज़ करिए। क्या प्रॉब्लम है? जब आपको सारा आता हुआ पेपर कर लिया आपने, 50% पेपर आता था आपको, अटेम्प्ट कर लिया, अब बाकी का जितना भी अटेम्प्ट कर सकते हो उतना तो करो। क्या पता उसमें एग्जामिनर उसमें कोई पॉइंट मैच हो, आपका सही हो, वो दे दे। तो इसीलिए ऑलवेज हैव अ गेस इफ़ यू डोंट नो मल्टीपल चॉइस। हाँ, तो ये तो है ही, MCQ में इंस्टीट्यूट रखा हुआ है, तो इसीलिए हमेशा अगर आप कंफ्यूज हो तो हमेशा ऐसा नहीं MCQ छोड़ के तो आने नहीं है। MCQ के लिए कंपल्शन की गई है, आपको सारे MCQ अटेम्प्ट करने हैं, तो छोड़ के तो आने नहीं है, तो गैस करके तो आएगा ही, ठीक है। तो हमेशा अटेम्प्ट करें। दूसरा, बी केयरफुल टू चेक इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन द बैक पेज। इसलिए ऐसा मत करिए। हाँ, और ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आपका MCQ हो चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों के एंड शीट तक क्वेश्चंस चेक करिए, कहीं पीछे तो प्रिंटिंग नहीं हुई। अगर आप सोच लें पीछे तो प्रिंट ही नहीं हुआ, अरे वाह 5 क्वेश्चन थे, 4 ही दिख रहे हैं, पीछे वाला पेज देखा नहीं, उस पीछे वाले पेज पे 5वां छपा हुआ था, आप 4 का समझ के आए और आपने 4 में से 3 कर दिए। ऐसे नहीं करना, ठीक है। बैक साइड पे भी देखिए कितने क्वेश्चन हैं, उसको मिलाइए कि हाँ कितने क्वेश्चन हैं, MCQ में भी उतने, OMR शीट में भी उतने आंसर देने की स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर 5th पॉइंट आता है चेक योर आंसर एट द एंड। अब इसे बोलते हैं रिवाइज करना। अरे भाई ये तो हम सभी सोचते हैं कि हम पेपर के एंड में रिवाइज करेंगे, पर टाइम नहीं मिलता, बट कई बार मिल भी जाता है। जैसे कई थ्योरी पेपर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आप फास्ट स्टार्टिंग से स्पीड बनाएंगे ना थ्योरी पेपर्स में, तो एंड में आपके पास टाइम मिल जाता है। और टाइम मिल जाने की वजह से क्या होता है, आप कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन रिवाइज करने की कैपेसिटी रख लेते हैं। फटाफट रीड किया, कोई गलती लगी उसको वहीं ठीक कर लिया। तो मेक श्योर यू कैन रीड योर आंसर्स, राइटिंग आंसर्स, एंड दैट योर सेंटेंस मेक सेंस। बिल्कुल, ये तो है ही। कई बार हमारे साथ भी ऐसी गलती हो जाती थी, जो मेन वर्ड होता था ना वो लिखते लिखते स्किप हो जाता था और सिर्फ सेंटेंस लिख के आ गए। अब मेन वर्ड तो लिखा नहीं, जैसे किसी का आंसर देना येस नो में, येस नो लिखा नहीं और सिर्फ लिख के आ गए, दिस हैपन, दिस हैड हैपन, दिस दिस दिस, ऐसे ऐसे करके आ गए। येस नो लिखा नहीं कि येस दिस हैज़ बीन डन एंड दिस हैज़ हैपन सो दिस इज़ ओके, ऐसे ऐसे करके बताया नहीं, बस येस नो भूल गए और बाकी लिखा है। तो अब एग्जामिनर कैसे इवैल्यूएट करेगा? इसलिए आपके आंसर सेंस बनाए, इस बात पे सेंटेंस ज़रूर पढ़ें, ठीक है गाइज। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने क्वेश्चन पेपर पे बोल्ड मार्किंग पढ़ें, खुद से अंडरलाइन सर्कल करें कीवर्ड्स वगैरह को, ध्यान से इन वर्ड्स को देखें, कमांड वर्ड, स्टेट, डिस्क्राइब पूछा गया इसके, है ना, तो ये देखें। दूसरी बात, नहीं आता आगे बढ़ें, और अगर कितने मार्क्स कितने का है, कितना क्वेश्चन, उस पर फोकस पहले करें, और कोई भी चीज़ स्किप ना करें। जो चीज़ नहीं भी आती उसके लिए गैस हमेशा रेडी रखें, स्पेशली MCQ में। कुछ नहीं आता कोई नहीं, MCQ छोड़िए मत, गैस मार के ज़रूर आइए। और दूसरी चीज़ है, लास्ट रिवाइज करने का टाइम ज़रूर निकालिए, अपने पेपर के पहले ही थोड़ी स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करिए। और जनरली स्पीड मुझे पता है ही कहाँ मेंटेन होती है, थ्योरी पेपर में हो जाती है कि अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो एंड में 15-10 मिनट्स बच जाते हैं, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।